गायत्री विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का छठा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पर आधारित 6 वीडियो रिलीज करने कर चुके हैं। आज 7वां वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें अपन पढ़ेंगे लवणीय क्षारीय मृदा का सुधारीकरण किस प्रकार से किया जाता है। मान लो मृदा लवणीय क्षारीय तो उसको कृषि योग्य भूमि के लिए किस प्रकार से उसमें सुधारीकरण किया जाए उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उनको फसल उत्पादन की क्वांटिटी बढ़ाना आवश्यक हो गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, दिनों दिन भोजन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और कृषि योग्य भूमि क्या होती जा रही है, शॉर्टेज होती जा रही है और कई प्रकार की दोषयुक्त मृदा का विस्तार होता जा रहा है। तो उन विस्तार को रोककर उसको कंट्रोल करके किस प्रकार से कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट विज्ञान एवं कई प्रकार की प्रौद्योगिकी उस पर कार्य करती रहती है और विशेष करके कृषि विज्ञान इस पर विशेष ध्यान देने का कार्य कर रही है। कृषि के लिए भूमि को किस प्रकार से तैयार किया जाए, इसके लिए आपने पहले देखा था अम्लीय मृदा है तो उसको सुधारीकरण किस प्रकार से किया जाए, उसको आपने पहले डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे लवणीय एवं क्षारीय मृदा का सुधारीकरण किस प्रकार से किया जाए ताकि आने वाले समय में ये भी एक प्रकार के कृषि योग्य उपयुक्त भूमि के रूप में प्रयोग की जा सके। तो अपन जानते हैं कि मुख्य रूप से लवणीय क्षारीय मृदा के सुधारीकरण के लिए 3 विधियां अपनाई जाती है जो आप देखोगे। एक तो भौतिक एवं जल तकनीकी, दूसरी है रासायनिक विधि या रासायनिक सुधार, तीसरा देख रहे हो जैविक सुधार। इन तीनों के माध्यम से इन तीनों तकनीकी के प्रयोगों द्वारा मृदा की सुधारीकरण की प्रक्रिया में ले जा सकती है। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे भौतिक एवं जल तकनीकी विधि। भौतिक एवं जल तकनीकी विधि के अंतर्गत आप देखोगे तो क्या होता है, यांत्रिक विधि इन मृदा के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए प्रयोग की जाती है। ये केवल इसके भौतिक गुणों को सुधार सकती है परंतु रासायनिक गुणों को इसके माध्यम से सुधारना पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम उसके भौतिक गुणों को देख के या उसको सिलेक्ट करके या रंग को देख के इसके आधार पर उसको आइडेंटिफाई करके अपन यांत्रिक विधि द्वारा इसको मृदा का सुधारीकरण किया जा सकते हैं। ये विधि जैसे इसमें अपनाई जाने वाली विधि कौन हो सकती है, गहरी जुताई। क्या करके गहरी जुताई करके भी मृदा का सुधारीकरण किया जा सकता है। अवमृदा की गहरी जुताई, बालू भराव, तो कई प्रकार के स्टेप आप देखते हो उनके माध्यम से मृदा में सुधारीकरण किया जा सकता है। कई बार क्या होती है मृदा की ऊपरी परत पर लवणीयता की मात्रा बढ़ जाती है। आप करते हो मान लो खेती लवणीय जल से सिंचाई करते हो तो लंबे समय तक सिंचाई करने से उसकी ऊपरी परत पर लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तब अपन उस पर गहरी जुताई करते हैं। आपने देखा होगा क्या लगाते हैं, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, तवी लगाते हैं खेतर में, तवी या ऐसे करते हैं मतलब कल्टीवेटर टाइप पे ऐसा बड़ा सिस्टम लगा के उसकी जुताई करते हैं, खुदाई करके ताकि ऊपरी परत को तोड़ देते हैं और निचली परत को ऊपर लाते हैं। इस प्रकार से अपन प्रोसेस अपनाते हैं। तो गहरी जुताई करने से मृदा की ऊपरी परत क्या हो जाती है, टूट जाती है ताकि उसमें जितने भी लवणता की मात्रा है उनको कम किया जा सकता है। अपन देखते हैं कि ये विधियाँ अपना कर भी अवमृदा की गहरी जुताई करके बालू भराव कहीं भी मिट्टी की ऊपर परत डाल देते हैं। मान लो ज़्यादा क्षारीय मृदा है तो उसके ऊपर मिट्टी ला के डाल देते हैं। आपने खेतों में भी देखा होगा कई बार क्या होता है उस पर क्या ला के डाल देते हैं, बालू डालते हैं या मिट्टी अलग अलग स्थानों की मिट्टी ला के डालते हैं ताकि मृदा क्या हो सुधारीकरण किया जा सके। आपने ऐसा करते हुए भी देखा होगा और आप करते भी हैं क्योंकि अपन सभी कृषि कार्य में देखते भी हैं और करते भी हैं और कृषि कार्य करने में अपन निपुण भी है क्योंकि अपन जानते हैं कि किस प्रकार से खेती को सुधारीकरण किया जाए उसको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझते भी हैं। तो आगे अपन देखते हैं कि इन मृदा की जुताई उताई किस प्रकार से करते हैं उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, फिर आगे मैटर को मैं बढ़ा और देखिए
अपन बात करते हैं मृदा को सुधारीकरण करने के लिए भौतिक विधि अपनाई जाती है। भौतिक विधि जो आपने तीनों देखी पहले वाली कि गहरी जुताई करके या मृदा प्रस्तुत जुताई करके या फिर अलग अलग माध्यम देके उसको कुल मिलाकर मिट्टी की ऊपरी परत को अपन तोड़ते हैं। जो मिट्टी की ऊपरी परत को तोड़ने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। आप देखते हैं उपयुक्त तीनों विधियों द्वारा क्या किया जल अंतःस्पंदन को सुधारने की क्रिया होती है। जल में सुधारीकरण, जल में मतलब लवणीय पदार्थ है या ऊपर से इसमें किस भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को जल में घोलकर मृदा के निचली सतह पर भेजने के कार्य किया जाता है ताकि मृदा की ऊपरी परत पर लवणों की मात्रा बढ़े नहीं। इसको सुधारीकरण करने के लिए तीनों विधियां अपनाई जाती है। जो आपने तीनों विधियां देखी कौन कौन सी थी कि एक तो गहरी जुताई करके, अवमृदा की जुताई करके, और तीसरी थी बालू भराव कि मिट्टी को भर के मिट्टी मतलब मान लो लवणीय तो मृदा अधिक होगी तो वहाँ पे मिट्टी लाके उसको भी सुधारीकरण इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। तो देखते हैं मृदा परत पर उपस्थित कठोर परत को यांत्रिक साधनों या अवमृदा कठोर परतों को गहरी जुताई करके तोड़ा जाता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा की ऊपरी परत पर विभिन्न प्रकार के लवणता की वजह से कठोरता उत्पन्न हुई उसको क्या करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको यंत्रों या अलग अलग प्रकार के साधनों का प्रयोग करके उसको तोड़ा जाता है। अब अपन देखते हैं यह सारा प्रोसेस क्यों करते हैं क्योंकि उसमें जल अंतःस्पंदन की प्रक्रिया क्या हो अधिक हो तथा जल में घुले हुए लवण डायरेक्ट मृदा की निचली सतह पर पहुंच जाए, ऊपरी परत पर बने नहीं रहे। उसके लिए उसको इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जुताई करके उसको क्या किया जाता है अपघटित किया जाता है। अब अपन देखते हैं इसके अंतर्गत अपन कुछ स्टेप देखेंगे। मृदा की सतह को खुरसकर, निस्सालन द्वारा, खाई खोदकर, विलेय लवणों को ऊपरी सतह से बहाना, जल निकास, इस प्रकार से कई स्टेप बनाते हैं। उसको अपन एक एक को स्टडी कर रहे हैं। पहला आपके सामने आ रहा है मृदा की सतह को खुरसकर। आपके मान लो मृदा की ऊपरी सतह पर लवणता की मात्रा अधिक है तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे मृदा की ऊपरी सतह को किसी भी उपकरण का प्रयोग करके उसकी ऊपरी सतह को क्या करते हैं खुरसते हैं। खुरस का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना, ऊपरी सतह को खोदना, खुदाई टाइप ऐसा करना, मतलब मृदा की ऊपरी परत को धीरे धीरे क्या करना खुरसना। तो उसी के द्वारा भी मृदा में सुधारीकरण किया जा सकता है कि लवणता की मात्रा अधिक है तो ऊपरी सतह को क्या कर दो खुरस कर दो और फिर बाद में धीरे धीरे ऊपरी परत को हटा सकते हैं। तो देखेंगे अपन एक एक पॉइंट को, देखिए इसका आप इसका शॉट ले सकते हो फिर मैट्रिक में आगे बढ़ा रहा देखो। देखिए फर्स्ट अपन देख रहे हैं मृदा की ऊपरी परत की, मृदा की ऊपरी परत को खुरसकर सुधार किस प्रकार से करते हैं। मान लो आप फर्स्ट देख रहे क्या मृदा की ऊपरी परत को खुरसकर, जैसे मान लो ये मृदा है, सपोज मान लीजिए ये मृदा है। अब इसके ऊपर लवणता की मात्रा अधिक होने की वजह से ये क्या हो जाएगी ऊपरी परत क्या हो जाएगी एकदम व्हाइट टाइप हो जाएगी। क्या हो जाएगी पूरे खेत में आप देखोगे व्हाइट परत आपसे जमी हुई दिखाई देगी। अब व्हाइट परत बन गई है तो फिर बाद में इसको हटाने के लिए क्या करेंगे आप अलग अलग उपकरणों को लेके उनको क्या कहते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक मतलब क्या करते हैं खुदाई करते हैं गहराई तक मिट्टी क्या करेंगे ऊपर से खुदाई करेंगे और खुरसेंगे ऐसे धीरे धीरे ऊपर की परत उसकी परत से क्या करेंगे हटाएंगे और हटाते हैं फिर बाद में उसको साइड में कर लेते हैं। परंतु ये पूरे खेत में करने के लिए खुरसाई करने के मतलब खुरसनी पूरी मिट्टी को तो फिर बाद में आप कितने टाइम तक करते रहोगे खुरसते रहोगे और पीछे वाले वापस मृदा की निचली परत मान लो मृदा की सभी परतों में लवणता है तो आपने ऊपरी परत को हटाया कुछ समय बाद में आप देखोगे मृदा की वापस निचली परत में वापस लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से बार बार ये करते रहते हैं तो ये खुरसना मृदा के लिए सुधारीकरण की क्या हो जाएगी महंगी विधि हो जाती है, खर्चीली हो जाती है और समय अधिक समय लगता है। ये खर्चीली व अधिक स्थायी नहीं है।
एक तो इसकी कमी क्या है, मृदा की ऊपरी परत को मान लो आप खुरस लोगे, खुरसने में आपको कोई समस्या नहीं। मान लो पूरी मिट्टी की ऊपरी परत को आपने खुरस कर दिया, खुरस लिया, खुरसने के बाद में आपको एक महंगा पड़ेगा, वो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, परंतु क्या एक खुरसने के बाद में क्या लंबे समय तक स्थायी रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मृदा की सभी परतों में लवणता की मात्रा अधिक होने के कारण कुछ समय के बाद में आप पुनः देखोगे तो खेत में वापस लवणता की मात्रा क्या रहती है, बढ़ जाती है। और ये खुरसना मृदा के लिए बार बार खुरसते रहने के लिए अपना समय नष्ट करने की बात है, जो एक उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती। तब हम देखते हैं खुरसना कोई सही विधिवत प्रयोग में लेना उचित नहीं माना जाता है। परंतु छोटा खेत हो तो उस पर मान लो एक बार लवणता की मात्रा बढ़ी तो उसको अपन मान लो ऐसे हटा दूर कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस आपने देखा निक्षालन। क्या? निक्षालन, लेंसिंग विधि। ये क्या होता है? ये मान लो खेत में मान लो लवणता की मात्रा बढ़ गई है तो खेत को क्या करते हैं, पहले अलग अलग भागों में एकदम पहले समतल खेत को करते हैं, फिर बाद में अलग अलग भागों में बांटते हैं और उसको क्या करते हैं, मेड़बंदी करते हैं। क्या करते हैं? खेत में मेड़बंदी करते हैं और मेड़बंदी करके अलग अलग पार्टीशन बनाते हैं, छोटे छोटे क्या बनाते हैं, भाग। फिर बाद में आपको पता है कि खेत में लवणता की मात्रा अधिक होगी, अब उस लवणों को निक्षालन विधि द्वारा उन लवणों को अपन हटा सकते हैं जो जल में मिले। इस विधि द्वारा जल में घुलनशील लवणों को मृदा की ऊपरी सतह से हटाया जा सकता है। क्या करोगे? निक्षालन विधि द्वारा मृदा की ऊपरी सतह में जो जल में घुलनशील लवण है उनकी वजह से मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ी है, तो अपन खेत को क्या कर दो, पहले समतल कर दो, फिर खेत में क्या करते हैं, अपन मेड़बंदी टाइप में अलग अलग खेत के पार्ट करके ऐसे दीवार बनाते हैं। फिर उसमें क्या भरेंगे, पानी, पूरे खेत में क्या भरेंगे, पानी भर के छोड़ देते हैं और वो पानी जैसे जैसे आपको पड़ा रहेगा 1-2 दिन के लिए, तो उसमें जितने भी मृदा की ऊपरी सतह पर लवण है वो घुल जाएंगे और मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पानी के रूप में मतलब घुल के, फिर बाद में क्या चले जाएंगे, मान लो पहले यहाँ पर लवण थे तो घुल के इस निचली सतह पर क्या हो जाएंगे, निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा को अपन जरूर कम कर सकते हैं, परंतु मृदा में अधिक लवणता होने के कारण मृदा में दलदल की कंडीशन भी जनरेट होने की संभावना भी रहती है। मृदा क्या हो जाएगी, दलदली, क्योंकि आपको पता है लवणीय मृदा थोड़ी सी नमी को एब्जॉर्ब करते भी वो क्या हो जाती है, एकदम नमी टाइप युक्त हो जाती है, गीलापन हो जाता है उसमें। तो अपन पानी भर के रखेंगे, ज्यादा लवणीय मृदा है तो क्या हो जाएगी, पानी भरी हुई मिट्टी लंबे समय तक वो पानी पड़ा रहेगा और मृदा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी उल्टी। तो अपन देखते हैं, मान लो कम लवणता है, लवणता की मात्रा मृदा में कम है तो इसको अपन प्रयोग कर सकते हैं और निक्षालन द्वारा जल में घुलनशील लवणों को मृदा की ऊपरी सतह से हटाया जा सकता है। तो अपन देखते हैं निक्षालन की क्रिया क्या प्रोसीजर है। इस क्रिया द्वारा लवणों को जल में विलय करके पादप जड़ तंत्र से नीचे लाए जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है, लंबे समय तक खेत में पानी भरा हुआ रहेगा तो जहाँ तक पादप की जड़ें जाती है उससे भी नीचे लवणता की मात्रा को नीचे पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि पानी निक्षालन की क्रिया द्वारा लवणों को निचली सतह पर ले जाते हैं। आगे देखते हैं अपन, ताकि पौधों पर लवणता का बुरा प्रभाव नहीं पड़े, निक्षालन हेतु जल इतना रहना चाहिए जो फसल के जरूरत के साथ साथ निक्षालन मांग को भी पूरा कर सके। निक्षालन की क्रिया को क्या करें, पूरा करें। तब अपन कहते हैं कि मेड़बंदी बना के खेत में अलग अलग पार्टों में बांट के फिर बाद में मेड़बंदी तक पानी को भरना चाहिए, पूरे खेत को पानी से भरोगे तब जाके ये प्रोसेस संपन्न होता है। तो ये भी देखें तो एक तरह से क्या महंगा प्रोसेस, इतना पानी लाना कहाँ से रहा, पानी के आगे से आप देखते हो शॉर्टेज होती जा रही और इतना पानी देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी मतलब जहाँ पे पानी उपलब्ध मात्रा उपस्थित है वहाँ पे ऐसा कार्य अपन कर सकते हैं। देखिए
निष्कालन मार्ग सिंचाई के लिए जल का वह भाग है जो लवणता को निचली सतह पर रखने के लिए जट तंत्र से नीचे जाना चाहिए। सिंचाई जल इतना अधिक लवणीय होगा उतना ही अधिक निष्कालन की मांग अधिक होगी। जितनी मृदा में लवणता की मात्रा अधिक होगी उतनी आपके सिंचाई के लिए निष्कालन क्रिया करने के लिए लवणता की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। निष्कालन लवणों को घोलना है तो जितने लवण अधिक मात्रा में मृदा में उपस्थित उतना आपको निष्कालन क्रिया करने के लिए जल की अधिक आवश्यकता होगी। इस विधि में खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मेड़बंदी कर देते हैं जिससे खेत में पानी पर्याप्त मात्रा में डूब सके। इसके बाद में खेत में पर्याप्त मात्रा में जल भर देते हैं और यदि मृदा के निचली कड़ी परत हो तो गहरी जुताई करके मृदा कणों को मेन करना चाहिए। और जुताई के समय खेत में बालू मिलाकर निष्कालन क्रिया काफ़ी सहायक होती है। क्या किया जाता है, पहले खेत को एकदम समतल कर दो, फिर बाद में उसको अलग अलग पार्टीशन बांट दो और मृदा की मान लो निचली सतह पर कठोर परत है तो उसको गहरी जुताई करके पहले उसको तोड़ो, फिर बाद में उस पर कुछ मात्रा बालू की डाल दो और फिर बाद में उसमें पानी भर दो मेड़बंदी बना के, ताकि उसमें लवणता की मात्रा जल्दी घुलकर मृदा को सुधारीकरण करने में सहायक होगी ये निष्कालन की क्रिया। आगे अपन देखते हैं, निष्कालन से लवणों को साथ में पोषक तत्व मुख्य नाइट्रोजन की भी हानि होती है, इसलिए निष्कालन फसलों को उगाने के आवश्यकता से अधिक उर्वरक डालना भी आवश्यक बताया गया। निष्कालन की क्रिया कर रहे हो तो इसमें आपको खेत में जितने भी प्रकार के नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं वो भी जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है मृदा में। तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें निष्कालन क्रिया करने के बाद में उसमें क्या मिले, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को मिलाना भी आवश्यक माना गया। या उसमें ऐसी फसल बो ताकि मतलब उसमें अपने आप मृदा में क्या हो, नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रही। जैसे लेग्यूमिनस कुल के पौधे बो दिए या आपने ग्वार को बो दिया, तो इसी के आधार पे पौधों में ऐसे जीवाणु अपने आप पैदा हो जाते हैं और वो पौधों में अपने आप नाइट्रोजन को क्या करते रहते हैं, बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। तो ये देखा था आपने निष्कालन का प्रोसेस। अब तीसरा आ रहा है गहरी खुदाई करके। खुदाई करके अपन किस प्रकार से मृदा को सुधारीकरण कर सकते हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे। देखिए आगे देखते हैं अपन क्या तीसरा पॉइंट अपना है, वो है खाई खुदाई करके। खाई खुदाई या खोदकर, खाई खोदकर मृदा में सुधार किस प्रकार से किया जाता है। तो आप जानते हो कि खाई कैसे खोदते हैं, तो खाई खोदना नॉर्मल बात है। खाई खोदना मतलब जमीन को एक परत की पूरी से पार हटा देते हैं और अंदर क्या अंदर गड्ढा बना देते हैं। तो आप देखते हो जैसे ये मान लीजिए आपका खेत है, मान लीजिए कि आपका खेत था। अब खाई की गहराई व चौड़ाई का कोई माप नहीं, आपके हिसाब से आप कितने भी खाई किसी प्रकार से आपके जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार खाई की माप है गहराई को आप कर सकते हो। तो पूरे खेत में खाई खोदते हैं। कैसे खोदते हैं, मान लो यहाँ पे खाई खोदी और इससे निकलने वाली परत मड्डा है उसको यहाँ पे डाला, फिर बाद में थोड़ी सी परत यहाँ पे खोल देते हैं, थोड़ी सी मिट्टी क्या कर देंगे, थोड़ी सी मड्डा के भाग को यहाँ पे क्या कर देंगे, खोल देंगे, फिर वापस पुनः यहाँ पे वापस खाई खुदाई करेंगे और इस खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को इसके ऊपर डालेंगे पुनः। तो फिर बार बार ऐसे करने से देखिए एक साल आपने क्या किया, पहले यहाँ पे खाई खुदाई की और मिट्टी यहाँ पे डाली और वहाँ पे क्या बनाते परत की परत से धोरे के धोरे बना देते ऊपर और उनको समतल करके खेती करना शुरू कर लेता है, ताकि मतलब मृदा की निचली परत थी, मृदा की निचली परत थी जहाँ पे लवणता की मात्रा कम थी तो वो परत क्या रहेगी, मृदा के ऊपर आ जाएगी, मृदा के नीचे क्या रह जाएगी, लवणीय मृदा की परत नीचे रह जाती है। परंतु बार बार ऐसी क्रिया करने से तो इस प्रकार से कार्य भी आप कर सकते हो, परंतु ये क्रिया भी क्या पड़ती है, महंगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने बार बार इस खुदाई की मिट्टी के ऊपरी परत नीचे डाली या निचली के ऊपर डाला, इस प्रकार का प्रोसेस आप करते हो तो कुछ समय बाद में आप देखते हो मतलब कि जो निचली परत पे जो लवणता की मात्रा होती है वो धीरे धीरे केशिकीय जल क्रिया द्वारा
ये केशिका के माध्यम से लवण वापस जल में घुलकर मृदा के ऊपरी परत पर क्या आ जाते हैं और मृदा में क्या बना देंगे, वापस लवणता की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तब हम देखते हैं बार बार खाई खोदना और इस प्रकार से फैलाना वो भी क्या उचित नहीं माना जाता है। ये भी क्या पड़ता है, एक महंगा पड़ता प्रोसेस कि अपन पूरे खेत में 12 महीने में एक बार इधर से खाई खोदो, एक बार इधर से खोदो, एक बार इधर से खोदो, तो ये खाई खोदने का काम रहता है, उसी में अपना समय क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है या उसी में सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो फिर बाद में ये भी एक प्रोसेस उचित नहीं माना जाता है। फिर भी जहाँ पे छोटा खेत है और लवणता की मात्रा कम है वहां पे इस स्टेप को अपना अप्लाई करके मतलब सुधारीकरण अपन कर सकते हैं। अपना चौथा स्टेप में वो है विलेयशील लवणों को मृदा की ऊपरी परत से हटाना। विलेय चौथा स्टेप देख रहे हो, विलेयशील लवण मान लो मृदा की ऊपरी सतह पर है, जो जल में घुलनशील लवण है उनमें आप पानी प्रवाहित करके पानी के साथ में घोल के लवणों को मृदा की ऊपरी सतह से अपन हटा सकते हैं। बेसिकली मान लो मृदा की ऊपरी सतह पर आप पानी डाल दो जिसमें लवण क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे और फिर बाद में और पानी बहाओ ताकि वो धीरे धीरे पानी के साथ में लवण क्या हो जाएंगे, घुल के मृदा से बाहर निकल जाएंगे और आपके खेत में लवणता की मात्रा कम हो सकती है। परंतु ये भी विधि क्या इतना अपने खेत पे पानी उपलब्ध है ताकि अपने पूरे खेत को भरे और फिर लवणों को घोले और फिर उतना पानी को बाहर निकाले, तो वो डिपेंडेंट करता है। ये भी विधि वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे झरने ज़्यादा हो, बारिश अधिक होती हो, जहाँ पे नहरें बहती हो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सामान्य स्थान पे अपन पानी इतना अपने भूजल स्तर इतना ऊपर हो तो अपना सकते हैं। बाकी भूजल स्तर बहुत नीचे होने की वजह से यहाँ पे अपन मरुस्थलीय इलाकों में देखें तो ये विधि पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी अपना अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये महंगी पड़ती है। क्योंकि पानी पहले सिंचाई के लिए इतना पानी नहीं है और अपने पानी बहाएंगे कैसे, पानी में लवणों को घोल कर इतने पानी को कैसे निष्कास करेंगे, नष्ट तो नहीं कर सकते ना। तो ये भी विधि अपने लिए क्या उचित नहीं मानी जाती है। अब 5वां स्टेप आपके आ रहा है, वो आ रहा है जल निकास। जल का निकास करके लवणता की मात्रा किस प्रकार से अपन कंट्रोल कर सकते हैं उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए जल निकास क्या होता है उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसको मैं मेट्रो को आगे वाले को रब कर रहा हूँ। देखिए 5वां प्रोसेस अपन देख रहे हैं, जल निकास द्वारा भी मृदा की ऊपरी परत में लवणता को सुधारा जा सकता है। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं जल का निकास द्वारा मृदा की ऊपरी परत पर लवणता को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो अपन जानते हैं पहले डिस्कस अपन बात जल निकास कहते किसे उसको अपन कंफर्म करेंगे, फिर बाद में किस प्रकार सुधारा करते हैं उसकी बात करेंगे। देखिए जल निकास किसे कहते हैं, फसल की आवश्यकता से अधिक परिष्टेय या भूमिगत फालतू जल को भूमि से बाहर निकालना है या निकालने की प्रक्रिया को ही जल निकास कहते हैं। आपके दिमाग में बात है जल निकास किसे कहते हैं कि फसल की आवश्यकता से अधिक परिष्टेय या भूमिगत फालतू जल को भूमि से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही जल निकास कहते हैं। दिमाग बात रहेगी। परिभाषा से जल निकास क्या होता है, पानी को बाहर निकालना, वो जल निकास है। फसल की आवश्यकता से अधिक मान लो खेत में पानी भरा हुआ है तो उनकी आवश्यकता नहीं, उतना पानी आपको पड़ा हुआ स्टोरेज है तो उनको क्या कहते हैं वेस्टेज है, तो उसको बाहर निकालने के लिए जल निकास कहलाता है। जल निकास क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मृदा में कड़ी परत होने की वजह से लवणता की मात्रा बढ़ने की संभावना होती है। पानी पूरे खेत में कहीं से भी ऐसा लुप्त हुआ आता है और उसके साथ में कई प्रकार की लवणता की मात्रा होती है। उसकी वजह से धीरे धीरे खेत में मान लो पानी जब में आपके हो गया तो फिर बाद में खेत में क्या हो जाएगी, लवणता की मात्रा बढ़ने की संभावना रहती है। आप जानते भी हो क्योंकि पानी कितनी ऊंचाई से आता है और कितने वेग से आता है और कितने सारे उसमें लवण घुले हुए आते हैं और फिर बाद में वो घुला हुआ पानी धीरे धीरे आपके खेत में आके जमा हो जाए तो फिर खेत में लवणता की मात्रा बढ़ना पॉसिबल ही है।
नेसेसरी आपको ऑटोमेटिकली लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी। तो फिर आपके खेत में पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए, उसको आवश्यकता ही नहीं आपके खेत में पानी, पहले से बारिश हो रही है और फिर बाद में एक्स्ट्रा पानी खेत में पड़ा तो क्या काम होगा, कोई काम का नहीं। तो फिर बाद में आने वाले पानी क्या करो, निकास कर दो। दूसरा कारण क्या है, मृदा लवणों का संचय कम हो तथा वायु संचार अच्छा हो। पानी लंबे समय तक पड़ा रहेगा, पानी की वजह से मृदा क्या हो जाएगी, दलदल टाइप हो जाएगी, बंजर हो जाएगी भूमि, कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं रहेगी। तो इसके लिए उनका जल निकास करना आवश्यक माना गया है। और लवणता का संचय भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लवण पानी लंबे समय तक नहीं पड़ा रहेगा, भूमि की लवणता की मात्रा भी धीरे धीरे क्या देखने के लिए कमी देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, भूमि जल स्तर में सुधार। आपके खेत में लंबे समय तक खारा पानी सिंचाई किया हुआ है, पड़ा है, भरा हुआ पड़ा है, तो भूमि के जल में भी क्या होगा, धीरे धीरे खारापन उत्पन्न हो जाएगा। परंतु उस पानी को हटा दिया तो भूमि के जल स्तर में भी क्या होगा, आपके सुधार देखने को मिलता है। अब देखते हैं जल निकास के प्रकार। जल निकास अब किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, पानी को खेत से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दो सिस्टम आपके सामने रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, एक तो खुला जल निकास और दूसरा है टाइलों द्वारा जल निकास। अब खुला क्या होता है, खुला डायरेक्ट आपके खेत में पानी भर रखा है तो आप किधर से भी खुदाई करके खाई खोद दो और उस पानी को क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो उसकी वजह से खेत में पूरा पानी क्या हो जाएगा, खाई के माध्यम से पानी बाहर निकल जाएगा, वो कहलाएगा आपका खुला निकास। खाई के माध्यम से पानी को बाहर भेजना, वो क्या कहलाएगा, खुला निकास। जबकि टाइल निकास क्या होता है कि मान लो खेत में से पानी बाहर निकलना है तो खेत में पूरे खेत में पानी फैले नहीं और जमीन की गहराई तक पानी नहीं जाए, तो उसके लिए पूरी क्या बना देते हैं अपन, टाइल के माध्यम से एक नाली बना देते हैं। पूरी क्या बनाते हैं, नाली टाइप बनाते हैं। आपके देखते हैं नगर पालिका नालियाँ कैसे बनती है, वैसे वैसे टाइलें लगा के नाली बनाई जाती है और ऊपर क्या लगाते हैं, टाइल, ताकि अनावश्यक पानी के साथ में किसी भी प्रकार का कचरा नहीं आए और पानी लंबे समय तक एकत्रित नहीं हो। तो पानी क्या हो जाएगी, फटाफट नाली के माध्यम से पानी क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो जल को निकालने के दो तरीके आपको बताए गए, एक तो खुला जल डायरेक्ट खाई खुदाई करके और दूसरा नाली बनाकर अपन जल का निकास अपन कर सकते हैं। तो ये आपने डिस्कस किया जल निकास। तो आपने 5 प्रोसेस देखे, वो सारे किसके अंतर्गत थे, मृदा की लवणीयता या क्षारीयता होने के कारण मृदा को भौतिक विद्या द्वारा किस प्रकार सुधारीकरण किया जा सकता है, उसको अपने आज स्टडी किया। कल अपन डिस्कस करेंगे, वो पढ़ेंगे अपन रासायनिक विद्या कि रासायनिक विद्या द्वारा मृदा का सुधारीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसको अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो आपने मैटर अपलोड करवाया जा रहा है उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते रहे, नोट्स बनाइए और आपको कहा जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक से समझिए क्योंकि अभी तक कोरोना महामारी की वजह से ऑनलाइन क्लासों को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासें क्या पता कब स्कूलें खुलने की संभावना कोई फिक्स नहीं है। तब तक आपको ऑनलाइन माध्यम से जो मटेरियल अपलोड करवाया जा रहा है उसको आप प्रेफर करें, व्यवस्थित पढ़ाई करें ताकि आपका समय पे कोर्स पूरा हो सके। हो सकता है जितना मैटर आपको भेजा जा रहा है उसको घर बैठ के नोट्स बनाते रहे, कोई किसी प्रकार की समस्या डाउट है तो आप डायरेक्ट पूछें। और अभी तक बच्चों ने, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ़ोन खरीदा हुआ नहीं है, एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है या कोई किसी भी प्रकार की समस्या है, तो डायरेक्ट फ़ोन भी आप यूज़ करके लेके अपना काम भी कर सकते हो और अपना मैटर को अपलोड करते रहे। और गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने मान लो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें ताकि नए अपलोड होने वाले वीडियो तथा नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।